गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेशधर दुबे आज आप लोगों के साथ लूसेंट सीरीज ज्योग्राफी की इसके अंतर्गत हम लोग सौर मंडल की चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें। इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। आप उसे वहां से डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को कई सीरीज मिल रही है। एक तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है, ज्योग्राफी की सीरीज है लूसेंट की, साथ में आप देखें तो हिंदी की सीरीज है और भी बहुत प्रकार की सीरीज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाई जा रही है। तो आप सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आइए समझते हैं लूसेंट का ये सेकेंड सीरीज ज्योग्राफी का क्या है। यहाँ पर कुछ चर्चाएं हम लोग कल के विषय में कर चुके थे, आज इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग कल लास्ट में यही डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से ब्रह्मांड लगातार बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है, जिसका हम लोग कहीं न कहीं वेरिफिकेशन जो करते हैं वह डॉपलर इफेक्ट के द्वारा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी हमारे पास साक्ष्य हैं जिसके आधार पर हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। और इसी में है नासा द्वारा 31 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना की शुरुआत की गई। आपसे बस प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मैप परियोजना का संबंध ब्रह्मांड से है, इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब। तो यह इसका पूरा नाम है, आपसे नाम पूछा जा सकता है, यह अपेक्षित है। तो इसका प्रारंभ किया गया था। साथ में अगर हम बात करें मैप एक क्या है, खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा के ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की गई थी। डेविड विलिंगसन की सितंबर 2002 में मृत्यु हो गई और उसके मृत्यु के पश्चात इसका नामकरण बदल करके क्या रख दिया गया, WMAP, अर्थात इसका प्रारंभिक नाम था मैप, लेकिन वर्तमान नाम हो गया WMAP, अर्थात विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब। तो यह ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करने का, ब्रह्मांड बल्कि हम कहेंगे बिग बैंग की पुष्टि के लिए इसका प्रयोग किया गया था। कब? 2001 में। इसी प्रकार ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए अगला जो हमारा प्रमुख रिसर्च है, जिसका नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन। इस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन के माध्यम से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में अनुसंधान करने का कार्य कर रहे हैं। और यह जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन है, यह यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में यह एक महाप्रयोग सफलतापूर्वक संपन्न किया है। और इसी प्रयोग में हम देखें तो प्रोटॉन बीमों का लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया और हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। यही हिग्स बोसान था जिसको हम लोग कहते हैं गॉड पार्टिकल। तो आपसे पूछा जा सकता है गॉड पार्टिकल के बारे में जानकारी हमको किस यंत्र के द्वारा हुई है या किस रिसर्च के द्वारा हुई है। तो उस रिसर्च का नाम है, उस कोलाइडर का नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन। जबकि यह कहाँ पर है? तो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जिसका नाम है सर्न, कहाँ पर है? जिनेवा में है। यह अंडरग्राउंड एक टनल है, उस टनल के अंदर इस कोलाइडर मशीन को स्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर इस हिग्स बोसान या हम कहें गॉड पार्टिकल की खोज की गई थी। साथ में अगर हम बात करें गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। तो यह एक प्रकार से ब्रह्मांड के खोज के विषय में हमें प्राप्त होने वाले प्रमुख उदाहरण हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें, जो भारतीय एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, तो इनका नाम आप देख सकते हैं इस हिग्स बोसॉन में जो नाम रखा गया बोसान है, तो ये जो बोसान नाम है इन्हीं के आधार पर रखा गया है, क्योंकि इनका भी इसमें योगदान था। तो इसलिए कहा गया है ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय
वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी और इसी आधार पर इस पार्टिकल का नाम रखा गया था हिग्स बोसॉन। क्या नाम रखा गया था? हिग्स बोसॉन। इसी प्रकार अगर हम बात करें ब्रह्मांड का जो व्यास है, डायमीटर, यह काफ़ी ज़्यादा है और यह लगभग 108 प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष का तात्पर्य क्या होता है कि प्रकाश की किरण के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। और पूरे ब्रह्मांड का व्यास है 108 प्रकाश वर्ष, काफ़ी विशाल है। अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं, फिर भी आप समझिए कि एक सेकंड में प्रकाश की किरण कितनी चलती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो आप सोचिए एक मिनट में, एक सेकंड में अगर 3 लाख किलोमीटर चलती है तो फिर इसी स्पीड से एक मिनट में कितना चलेगी, एक दिन में कितना चलेगी और एक वर्ष में कितनी दूरी वह ट्रेवल करेगी। और इस प्रकार से 108 वर्ष तक जब प्रकाश की किरण चलेगी तब जाकर के वह ब्रह्मांड के व्यास का केवल आकलन कर पाएगी। साथ में अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड में अनुमानतः, हमने आपसे कल ही डिस्कस किया था कि लगभग 100 बिलियन यहाँ पर गैलेक्सीज हैं, मंदाकिनी है, और प्रत्येक मंदाकिनी में या प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो यह आपसे पूछा जा सकता है। और इसी आधार पर बात करें, मंदाकिनी जो है तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे हम लोग दुग्ध मेखला कहते हैं। सन जिसका पार्ट है, जिस गैलेक्सी का पार्ट सन है, क्योंकि सन भी एक क्या है, स्टार है, लेकिन जिसका यह पार्ट है उस गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला अर्थात आकाशगंगा, मिल्की वे। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग कैसा है, स्पाइरल है। हमारी जो मंदाकिनी है, हमारी जो गैलेक्सी है जिसका सन एक पार्ट है, यह किस शेप का है हमारा मंदाकिनी, हमारी दुग्ध मेखला किस शेप की है, तो स्पाइरल शेप की है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो में। स्पाइरल का तात्पर्य है एक प्रकार से ऐसे ही है और इसी में ऐसे स्पाइरल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? स्पाइरल बने हुए हैं। इसमें 3 भुजा है। कितनी भुजा है? 3। आप चाहे किधर से भी देखेंगे तो 1 2 3 ऐसे हर एंगल से देखेंगे तो आपको 3 पार्ट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? स्पाइरल शेप में हमारी यह दुग्ध मेखला है जिसमें 3 यहाँ पर स्पाइरल है। कितने स्पाइरल हैं? 3 है। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को हम क्या कहते हैं? देवयानी कहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि जिसका पार्ट सन है और जिस सन का पार्ट हमारी पृथ्वी है, तो सन जिस आकाशगंगा का पार्ट है उसका नाम है मिल्की वे। तो मिल्की वे के समीप जो दूसरी एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का जो नाम है उसका नाम है देवयानी। वो एंड्रोमिडा कहते हैं, एंड्रोमिडा नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं मिल्की वे की जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमिडा। यह आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है, जो सबसे अभी लेटेस्ट है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारा असीमित है, अनंत है, इसलिए इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग एकत्रित कर लें शायद संभव नहीं है। आप सोचिए पृथ्वी इतनी विशाल है कि अभी तक हम लोग पृथ्वी की ही जानकारी नहीं प्राप्त कर सके हैं, और इस प्रकार से कितने ग्रह विद्यमान हैं, 8 ग्रह हैं, और ये सब मिला जुला के सन का मात्र 0.001% है। तो सन कितना विशाल होगा, और इस प्रकार से सन से कितने बड़े और तारे हैं, और इस प्रकार से 100 बिलियन तारे मिलकर के एक गैलेक्सी बनाते हैं, और इस प्रकार से 100 बिलियन गैलेक्सीज मिलकर के पूरे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन करती है, और यह सब मिला जुला के पूरे ब्रह्मांड का मात्र 4% जो मटेरियल रूप है। बाकी जो 96% हमारे ब्रह्मांड का है वो तो एनर्जी का रूप है जो हमको दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो यह ब्रह्मांड है यह अनंत है, असीमित है। इसी आधार पर यहाँ पर एक नवीनतम जो हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, या नवीनतम जो गैलेक्सी है उसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। आरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्ययन, ब्रह्मांड, मतलब इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह है कौन? आरियन नेबुला। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में हमारा जो बदलता दृष्टिकोण है ये क्या है, थोड़ा यहाँ पर आप संक्षेप में समझिएगा। बात यहाँ पे की जा रही है कि प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था।
जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड करते थे। देखिए, जो प्रारंभिक ज्ञान था, प्रारंभिक जैसे ज्ञान की अगर हम बात करें तो शुरुआत में यही था कि सभी जितने खगोलीय पिंड हैं सब किसकी परिक्रमा करते हैं। तो वहां पर तो शुरू में यह ज्ञान सबको प्राप्त था कि सभी पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कालक्रम में जब और ज्ञान का परिमार्जन हुआ तो ये कहा गया कि सभी खगोलीय पिंड सन की परिक्रमा करते हैं। लेकिन वर्तमान ज्ञान ये कहता है कि सन की नहीं परिक्रमा करते हैं, बल्कि सब किसकी परिक्रमा करते हैं, अपनी गैलेक्सी की परिक्रमा करते हैं। तो यही यहां पर कहा जा रहा है कि प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, कि सभी पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते हैं। इसे भू केंद्रीय सिद्धांत कहते थे, अर्थात जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। ये प्रारंभिक ज्ञान था और इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो टॉलमी महोदय के द्वारा किया गया था। तो टॉलमी महोदय जो हैं ये जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किए थे, जो कहते थे कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी की ही परिक्रमा करते हैं। लेकिन कालक्रम में अगर देखें तो 15वीं सदी में पोलैंड के जो खगोल शास्त्री हैं जिनका नाम है कॉपरनिकस ने हमको यह जानकारी दिया कि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी की नहीं परिक्रमा करते हैं, बल्कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की। अर्थात सूर्य ही ब्रह्मांड के केंद्र पर है। और इसी आधार पर जो दूसरी थ्योरी आई उसका नाम हुआ होलोसेंट्रिक थ्योरी। तो प्रारंभिक थ्योरी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, लेकिन कालक्रम में जो दूसरी थ्योरी आई उसका नाम था होलोसेंट्रिक थ्योरी, कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है। लेकिन कालांतर में जब केपलर महोदय के द्वारा हमको इसमें और ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यह कहा गया कि सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है, अर्थात यह ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित नहीं है, सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो लगभग 17वीं सदी 16वीं सदी में जाकर के केपलर महोदय के द्वारा हमको किसका पता चला है, सोलर सिस्टम का पता चला है। तो यह कहीं ना कहीं इस प्रकार से हमारा ज्ञान जो है ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो अभी तक जो हमारा ज्ञान का स्तर है वो यही है कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य जो है गैलेक्सी की परिक्रमा करता है, अर्थात दुग्ध मेखला की परिक्रमा करती है। और सभी जो दुग्ध मेखलाएं हैं यह लगातार परिक्रमा करते हुए एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये वर्तमान हमारी स्थिति है। साथ में अगर हम बात करें सौरमंडल के विषय में, जिसका पार्ट हमारा अर्थ है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु और उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल में बहुत से ग्रह, उपग्रह सब कुछ यहाँ पर शामिल होते हैं। साथ में बात करें सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल का तात्पर्य सन प्लस, ध्यान रखिएगा, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये सब आते हैं, अर्थात ग्रह उपग्रह सब आते हैं। तो यहां पर पूरे अगर सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल का लगभग 99.99% अकेले सन में एनर्जी निहित है, मतलब मास या द्रव्यमान निहित है। अर्थात बचा कितना, तो बचा अगर आप कैलकुलेशन करें तो 0.001 इतने परसेंट में हमारे 8 ग्रह हैं प्लस इन ग्रहों के उपग्रह हैं, आप अनुमान लगा लीजिए। और इसी ग्रह में एक छोटा ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। और पृथ्वी इतनी विशाल है कि अभी तक हमारे ज्ञान का स्तर इतना नहीं है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या विद्यमान है, किस प्रकार से भूकंप की घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से प्लेट विवर्तन की घटनाएं होती हैं, अभी सारी जानकारी हमारी क्या है, अधूरी है। तो आप कल्पना करिए कि पृथ्वी कितनी विशाल है और इससे भी बड़े बड़े ग्रह 8 हैं। और इस प्रकार से सौर मंडल का सब मिला जुला के 0.0001% भाग निर्मित होता है। तो सन कितना विशाल होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और इस प्रकार से सन से भी बहुत विशाल विशाल तारे हमारे दुग्ध मेखला रूपी गैलेक्सी में विद्यमान हैं। और ऐसे 100 बिलियन तारे हैं और ये मिला जुला के एक गैलेक्सी का फॉर्मेशन करते हैं। और इस प्रकार से 100 बिलियन गैलेक्सी मिलकर के पूरे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन करती हैं। और ब्रह्मांड के मात्र 4%, अर्थात ब्रह्मांड असीमित और अनंत है। तो यहाँ पर ही बात कही जा रही है कि सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का सोर्स जो है वो सन है।
क्योंकि पूरे सौरमंडल में जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह सूर्य से ही होता है। साथ में अब सूर्य के विषय में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है जिसको हम देखते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग, अर्थात जो हमारी दुग्ध मेखला है उसके केंद्र से यह 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर विद्यमान है। कितनी दूरी पर विद्यमान है? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर विद्यमान है। और यह जो दुग्ध मेखला है यह मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा करता है। जैसे पृथ्वी है, यहां पर अगर सन है तो सन के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है? परिक्रमा करती है। और कितने समय में पूरी परिक्रमा कर लेती है? तो 365 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेती है। उसी प्रकार यह जो सन है यह अपने पूरे सोलर सिस्टम के साथ जिसकी परिक्रमा करता है वह है आपका मिल्की वे आकाशगंगा। लेकिन यह जिस दर से पूरे सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ता है अपने पथ पर, उसकी गति होती है 250 किलोमीटर पर सेकंड। आप सोच रहे हैं कितनी गति है? आप इस गति की कल्पना करें तो आपको एहसास होगा कि कितनी गति है। और इस गति से जब चलता है सन, तो आप सोचिए इसको अपनी दुग्ध मेखला की पूरी परिक्रमा करने में, एक बार घूमने में कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। इस गति से जब 25 करोड़ वर्ष सन चलेगा तो कह सकते हैं जो हमारी मंदाकिनी है, अर्थात जो हमारी दुग्ध मेखला है, उसकी एक परिक्रमा पूरी करता है। और इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। साथ में यहाँ पर सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन कर लेता है। जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक राउंड करती है 24 घंटे में, उसी प्रकार ये बात कर रहे हैं कि जो सन है यह सन अपने ही एक्सिस पर एक चक्कर लगाता है। कितने में? 35 दिन में। और वैसे जो इंटरनल पार्ट होता है वह मात्र 25 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारा सन है इसका अधिकांश भाग गैस के रूप में है, इसलिए हर भाग का मोमेंटम या हर भाग की घूर्णन की गति अलग अलग होती है। तो इसलिए यहां पर एक डिफरेंस देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करें, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% है। अर्थात जो सन का कंपोजिशन है उसमें दे रहा है कि हाइड्रोजन 71% है। हीलियम की मात्रा कितनी है? तो हीलियम यहाँ पर 26.5% है। एवं अन्य तत्व जो है इनका परसेंटेज है 2.5%। साथ में अगर बात करें कि सूर्य का केंद्रीय भाग जो इसका कोर है, जिसको हम केंद्रीय कोर कहते हैं, जिसका तापमान लगभग 1.5 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर लिखा है, टेम्परेचर इतना ही नहीं होगा बल्कि टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है। साथ में अच्छा अभी हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात करें कि जो इसका आउटर पार्ट है वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड आउटर पार्ट का टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका सन का यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 10 टू द पावर 7 है, होगा 10 टू द पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इतने टेम्परेचर के साथ यह सन जो है आंतरिक भाग में विद्यमान होता है, लेकिन जो आउटर पार्ट होता है वहाँ का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ही है। और इस प्रकार से अगर हम बात करें तो एक बात हमको समझ में आ जानी चाहिए कि सूर्य का जो दीप्तिमान सतह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। अर्थात सन का जो आउटर पार्ट है जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, यही आउटर पार्ट का टेम्परेचर, चूंकि इनर पार्ट का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आउटर पार्ट का जो टेम्परेचर है जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको कहते हैं प्रकाश मंडल, अर्थात फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। साथ में अगर बात करें कि प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं प्रकाशमान नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे हम लोग वर्णमंडल अर्थात क्रोमोस्फीयर कहते हैं। अर्थात सन के विषय में जब बहुत ज़्यादा हम लोग डीप स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसी को कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। साथ में यह किस कलर का होता है? यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान
सूरज के दिखाई देने वाले भाग को सन का किरीट कहते हैं, कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। और यहां से एक्स रे का उत्सर्जन होता है, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस दौरान हम लोगों को सन को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए और इसे देखना भी नहीं चाहिए। और इसे हम क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र लगभग 5 मिलियन वर्ष है। कितनी है? लगभग 5 मिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो अभी अवधि है ये है 10⁻11 वर्ष, अर्थात अभी इतने वर्षों तक सन क्या रहेगा? हमारा विद्यमान रहेगा। उसके पश्चात सन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यह इसके विषय में कुछ जानकारी है जो हमको ध्यान में रखनी है। साथ में अगर हम आगे बात करें तो आगे एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में लगभग कितना सेकंड लगता है? 8 मिनट लगता है। 8 मिनट का यहां पर तात्पर्य है 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। यहां पर ध्यान रखिए 8 मिनट और 16.6 सेकेंड, अर्थात दोनों का यहां पर कंक्लूजन है। ऐसा नहीं कि 8 ही मिनट लगता है, 8 मिनट और 16.6 सेकेंड का समय लगता है। साथ में बात करें कि सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। तो अरोरा बोरियालिस क्या है और अरोरा ऑस्ट्रालिस क्या है, इसकी भी चर्चा कंप्लीट तरीके से की जाती है जब हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, वायुमंडल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें सूर्य के धब्बे, यहाँ पर हम बस आपको देखो, वैसे तो कोई पढ़ाने का तरीका तो है नहीं जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये तो बस केवल एक कहानी बस आपको हम दिखा रहे हैं। रियलिटी तो ये है कि इनको हम बाई वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने इस पूरे मटेरियल को हम विजुलाइज करें, दिखाने का प्रयास करें। लेकिन चूंकि एग्जाम का डेट नियर है, कंप्लीट आपको करना है, इसलिए अभी हम ऑडियो के माध्यम से आपको जहां तक हो सकता है शार्ट के रूप में बस लूसेंट की सीरीज अभी आपके सामने हम दे रहे हैं। हाँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज आपको हम ऑडियो वीडियो दोनों के माध्यम से देंगे कि जिससे आपका अपडेटेड मटेरियल प्राप्त हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर कुछ आपको अब मैनेजमेंट करना होगा अपने से। साथ में अगर बात करें कि सूर्य के जो धब्बे हैं, चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है और इसी को हम लोग सौर धब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर धब्बा कहते हैं। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है, अर्थात 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है, तत्पश्चात 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। और ध्यान रखिएगा, सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। साथ में अगर बात करें इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का जो व्यास यहाँ पर बताया गया है ये है 13,92,000 किलोमीटर है। काफी ज्यादा हम बात करें तो यहाँ पर सन का डायमीटर है। आप सन के डायमीटर के विषय में सोचिए, इतना बड़ा इसका डायमीटर है तो सन कितना विशाल हो सकता है। हमारी पृथ्वी का डायमीटर कितना है? लगभग आप सोचिए, रेडियस है 6371 किलोमीटर, जो अमूमन मान चलें कि लगभग 6400 अगर है तो 6400 का दूना आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा? सब मिला जुला 13,000। लेकिन यहां पर लिख रहा है 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? 110 गुना है। इतना विशाल हमारा सन है। यहां पर अगर हम बात करें, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यातप का मात्र जो भाग मिलता है वो है 2 अरबवां भाग है। 2 अरबवां भाग हमको प्राप्त होता है और बहुत सी एनर्जी जब सन से आती है तो वह स्पेस में ही इधर उधर मूव कर जाती है, समस्त एनर्जी हमको प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार अगर बात करें हैंस बेथ ने बताया है कि लगभग 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलते हैं और एक हीलियम का नाभिक बनाता है, अर्थात वहां पर संलयन की प्रक्रिया होती है और संलयन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो एनर्जी वहां पर उत्पन्न होती है उसी एनर्जी से पूरा सौरमंडल हमारा संचालित होता है और इसी को कहते हैं सूर्य की ऊर्जा का सोर्स मानते हैं। यहां पे अगर बात करें प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले
जुड़वा पिंडों का एक समूह होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेनेमस कहते हैं। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर कि सौरमंडल के पिंड अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ, यहाँ पर मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार बताया गया है, और इसका एक कब बताया गया है, इसका सम्मेलन हो रहा था प्राग 2006 में। इसके अनुसार बताया गया कि सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो है परंपरागत ग्रह, एक है बौने ग्रह और एक है लघु सौरमंडलीय पिंड। परंपरागत ग्रह में कौन है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार बौने ग्रह कौन है, तो उसमें आते हैं प्लूटो है, चिरान है, सेरस है, 2003 यूबी 313 है, और लघु सौरमंडली में कौन आते हैं, धूमकेतु आते हैं, उपग्रह आते हैं एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड को इसमें शामिल किया जाता है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तथ्य और हमको ध्यान में रखना होगा कि ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। क्या शर्त है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके, साथ में उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। यदि यह तीनों शर्तों को पूरा करता है तो जाकर उसको ग्रह माना जाता है। और इसी आधार पर हम बात करें तो जो हमारा प्लूटो है उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रहों की उपर्युक्त परिभाषा जो बताई गई है यह INU की प्राग सम्मेलन 2006 में तय की गई थी, अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के प्राग सम्मेलन 2006 के दौरान स्थापित किया गया था। और इस परिभाषा के आधार पर यम यानी प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर कितनी हो गई है, 8 हो गई है। यम को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लूटो को इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि प्लूटो क्या करता है, इसके आसपास बहुत से छोटे छोटे ग्रह विद्यमान होते हैं। पहली तो यही यहाँ पे समस्या आती है, और दूसरी समस्या ये आती है कि इसका जो पथ है यह दूसरे ऑर्बिट में भी पहुंच जाता है। तो जब दूसरे के ऑर्बिट में भी पहुंचता है तो वहाँ पर इसको ग्रह के दायरे से हम लोग बाहर कर देते हैं। साथ में अगर बात करें, ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिसको हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं या आंतरिक ग्रह कहते हैं, और कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिसको हम बृहस्पति या वाह्य ग्रह कहते हैं। तो एक होता है टेरेस्ट्रियल अर्थात इनर प्लेनेट, एक होते हैं जोविनियल अर्थात आउटर प्लेनेट। तो यहाँ पर बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल। इन 4 को हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं। लेकिन बृहस्पति जहाँ पर गैसियस मटेरियल ज़्यादा होता है, जिसमें बृहस्पति, सन, अरुण, वरुण हैं, इन 4 को हम लोग वाह्य ग्रह कहते हैं या जोवियन यहाँ पर प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है या नेचर है यह बृहस्पति से मिलता है। और अगर हम बात करें आकार के अनुसार, तो आकार के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है घटते क्रम में, तो सबसे विशाल आकार किसका है, बृहस्पति का है। उससे छोटा आकार किसका है, शनि का। उससे छोटा आकार अरुण का, फिर वरुण का, फिर पृथ्वी का, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। यह सबसे आपको ध्यान रखना है कि शेप किसका बड़ा है और किसका छोटा है। साथ में बात करें कि घनत्व के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम घनत्व शनि का है क्योंकि शनि में गैस ज़्यादा है। उससे ज़्यादा घनत्व अरुण का है, उससे ज़्यादा घनत्व बृहस्पति का है, उससे ज़्यादा घनत्व आपके नेपच्यून का है, फिर मंगल का है एवं शुक्र का, तथा पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखिए, इसीलिए हमने ये यहाँ पर लगा दिया है। अगर यहाँ पे सन हम माने तो सन से ये दूरी बढ़ रही है लगातार। तो सबसे पहले सबसे नज़दीक में बुध है, फिर यहाँ पर शुक्र है, फिर यहाँ पर पृथ्वी है, फिर यहाँ पर मंगल है, और फिर यहाँ पर आता है ये बृहस्पति है, फिर यहाँ पर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। यह 8 यहाँ पर ग्रह हैं। जो प्लूटो यहाँ पर इसके बाद मिलता था, ये प्लूटो करता क्या था, जब चक्कर लगाता था यह कुछ समय के लिए इसके कक्षा में आ जाता था, वरुण की कक्षा में आ जाता था और फिर अपनी कक्षा में वापस चला जाता था। तो एक ग्रह जब अपनी कक्षा से भटक करके दूसरे की कक्षा में चला जाए और साथ में इसके आजू बाजू में बहुत से छोटे छोटे और पिंड, खगोलीय पिंड विद्यमान थे, इसलिए इसको ग्रह के दायरे से बाहर कर दिया। तो यह आपको ध्यान रखना है। यहीं पे देखा गया है इस शेप के आधार पर सबसे बड़ा आकार आप देखिए बृहस्पति का है, फिर शनि का है, फिर अरुण का है, फिर वरुण का है, फिर पृथ्वी का है। इस शेप आप देखिए यहाँ पर जो लिखा गया था यही लिखा गया है
आकार के घटते क्रम में तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध हैं। और घनत्व के अनुसार भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें सूर्य से दूरी के अनुसार तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी सूर्य से सबसे निकटस्थ कौन है? बुध है। और सबसे दूर कौन है? वरुण है। इसी प्रकार अगर द्रव्यमान के अनुसार हम बात करें तो द्रव्यमान में सबसे कम किसका द्रव्यमान है? बुध का है। उससे ज़्यादा द्रव्यमान मंगल का है। उससे ज़्यादा द्रव्यमान शुक्र का है। फिर पृथ्वी का है, अरुण का है, वरुण का है, शनि का है और बृहस्पति। बृहस्पति का आप शेप ही देखिए, काफ़ी विशाल शेप है। तो विशाल शेप है तो द्रव्यमान भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और इसीलिए इधर के जो ग्रह हैं इनको हम लोग बाह्य प्लेनेट कहते हैं और इधर के जो हैं इनको इनर प्लेनेट कहते हैं। इसके पीछे है कि ये सब जो प्लेनेट हैं ये सब ठोस अवस्था में है, सॉलिड में है। और इधर के जो प्लेनेट हैं ये जनरली गैसियस स्टेज में है। और दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो मंगल है और इधर जो बृहस्पति है, इन दोनों के बीच में बहुत से उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह है जो बृहस्पति और मंगल को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर कई कारण है कि हम इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आगे अब बात करें हम तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है परिक्रमा वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब देखिए जो नियरेस्ट होंगे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है बढ़ते क्रम में कौन सा? परिक्रमण वेग। तो बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण एवं वरुण। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो सबसे नज़दीक है ना, यह अतिशीघ्र पूरे सन की परिक्रमा कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं इनके परिक्रमा का टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। ये लंबा समय लगाते हैं पूरी परिक्रमा करने में। जैसे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करता है। लेकिन आप जैसे जैसे अरुण वरुण की तरफ जाएंगे तो इनको 200-250 साल लगता है सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो लिखा है परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम, बढ़ते क्रम में तो सबसे कम टाइम लगता है बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में। उससे ज़्यादा समय लगता है शुक्र को, फिर पृथ्वी को समय लगता है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये क्रम है। जो सबसे नज़दीक है वह सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है और जो दूर है उसको परिक्रमा करने में लंबा समय लगता है। साथ में अगर हम परिभ्रमण वेग की बात करें, परिभ्रमण वेग का तात्पर्य है कि यह अपने स्थान पर एक चक्कर लगाता है। ये जो पिंड है यह अपना एक चक्कर लगाता है। यहाँ पे कह रहा है परिक्रमण नहीं, यहाँ पे ये होता है परिभ्रमण। अगर अपनी परिक्रमा कर रहा है, अपने एक्सिस पर घूम रहा है, इसको कहते हैं एक प्रकार से घूर्णन होता है। क्या होता है? घूर्णन होता है। और जब यही सन की परिक्रमा करता है, अपने ऑर्बिट पे ऐसे घूमता है, इसको हम लोग परिक्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमा। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि जो परिभ्रमण है अर्थात घूर्णन है, घूर्णन वेग के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है बढ़ते क्रम में, तो सबसे तेज गति किसकी है? बृहस्पति की। सबसे तेज गति से यह घूर्णन करता है और इसलिए यह सबसे कम समय में अपने एक्सिस का एक चक्कर लगा लेता है। और उससे ज़्यादा समय कौन लगाता है? शनि लगाता है। उससे ज़्यादा समय कौन लगाता है? अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। शुक्र अपना एक्सिस पर अर्थात अपने एक्सिस पर ये जो शुक्र है एक रिवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगाता है उतने में यह पूरा सन की भी एक परिक्रमा कर लेता है। यह इसकी विशेष बात है। साथ में हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रत्येक ग्रह के बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल एक साथ देख लिया जा रहा है कि सर्वाधिक जो परिभ्रमण गति है यह किसकी है? तो बृहस्पति की है। यह सबसे तेज गति से अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, इसलिए सबसे कम समय में एक अपना एक्सिस पर चक्कर पूरा कर लेता है। और सबसे मंद गति से कौन अपने एक्सिस पर घूमता है? वो है शुक्र, इसलिए इसको अपना एक घूर्णन करने में बहुत लंबा समय लगता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है? सर्वाधिक जो झुके हुए हैं वो कौन है? अरुण सबसे ज़्यादा झुका हुआ है और सबसे कम झुकाव किसका है? शुक्र का। अगर आप यहाँ पर देखें ये शुक्र है और यहाँ पर अरुण है। अरुण देखिए कैसे एकदम झुक गया, ऐसे पूरा स्ट्रेट खड़ा है। इसलिए तो कहते हैं इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यही दिया है कि अरुण जो है यह कैसा है? लेटा हुआ ग्रह है, क्योंकि अपने एक्सिस पर एकदम लेट गया, जैसे लगता है सो के चल रहा है। इसी प्रकार अगर बात करें शुक्र एवं अन्य अरुण को छोड़ करके अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबके घूर्णन की दिशा की बात कर रहा है, ना कि परिक्रमण की दिशा। यहाँ पर आप स्पष्ट रखिएगा, हम फिर से बता देते हैं। इसका तात्पर्य है
पहले हम सबको हटा दें, यहाँ से मिटा दें, सबको यहाँ से मिटा दें। देखिए अपने पथ पर सब लोग तो इसी दिशा में चलते, चाहे कोई भी ग्रह हो, अपने पथ पर सब लोग ऐसे ही चल रहे हैं, सबका पथ एक। इस पथ में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब इसी डायरेक्शन में जाते हैं, इनका डायरेक्शन यही है। अर्थात अगर देखें एंटी क्लॉक डायरेक्शन में सब चलते हैं, लेकिन इनका जो अपने एक्सिस पर ये जो घूम रहे हैं ना, ऐसे जो घूम रहे हैं, ये जो है यहां पर बात आ रही है कि दो ऐसे ग्रह हैं, कौन कौन से, एक आपका ये अरुण है और एक आपका ये शुक्र है। इनका जो अपने एक्सिस पर घूर्णन है अन्य की तुलना में अलग है। अन्य जो है अपने एक्सिस पर जो घूर्णन करते हैं, यह कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख रहा है शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम अर्थात क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी की कैसी है, एंटी क्लॉक। तो यहां पर स्पष्ट रखिएगा कि जो भी खगोलीय पिंड हैं, सब खगोलीय पिंड अपने ऑर्बिट पर भी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलते हैं और अपने एक्सिस पर भी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ही घूमते हैं, ऐसे घूमेंगे। अर्थात ये जो घूमता ऐसे ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूमता है, ये ऐसे ही घूम रहा है, सभी पिंड ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन ये जो घूमता है एक क्लॉक घूमता है, एक कैसा घूमता, एक क्लॉक घूमता, ये भी कैसे घूमता, एक क्लॉक में घूमता। लेकिन तो ऐसे पिंड हैं जो क्लॉक डायरेक्शन में घूमते हैं, शेष सभी जो पिंड हैं यह अपने ऑर्बिट पर और अपने एक्सिस पर कैसे घूमते, एंटी क्लॉक ही घूमते हैं। तो यह हमको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है शुक्र और अरुण को छोड़ करके अन्य सभी खगोलीय पिंड अपने ऑर्बिट पर और अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमते हैं, जबकि शुक्र और अरुण जो हैं अपने ऑर्बिट पर एंटी क्लॉक तो घूमता है, लेकिन अपने एक्सिस पर जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है। ऑर्बिट पे तो सब एंटी क्लॉक, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सिस पर शुक्र और अरुण जो है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, इन दोनों का थोड़ा डायरेक्शन अलग है, बाकी सबका डायरेक्शन एज इट इज है। इसी प्रकार अगर बात करें मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका तात्पर्य है क्या, ये भी थोड़ा आप समझिए। यहां पर कह रहे हैं कि अगर हम पृथ्वी पर खड़े हो जाएं और सभी ग्रहों को देखने का प्रयास करें, तो पृथ्वी से जो ग्रह हमको दिखाई पड़ता है, ये तो पृथ्वी है, एक मंगल दिखाई पड़ेगा, एक यहां पर हम कह सकते हैं शुक्र है, एक बुध है, और कौन दिखाई पड़ेगा, तो यहां पर बृहस्पति भी दिखाई पड़ेगा और शनि भी दिखाई पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और 5, पृथ्वी पे खड़े होकर पृथ्वी को तो हम देख नहीं सकते हैं, पृथ्वी से अन्य खगोलीय पिंडों को देख सकते हैं, लेकिन पृथ्वी को एज ए खगोलीय पिंड के रूप में तो हम नहीं देख सकते हैं ना। इसलिए 5 ही खगोलीय पिंड को हम लोग देखते हैं, कहां से, पृथ्वी से। वही कह रहा है कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को पृथ्वी से हम नंगी आंखों के द्वारा देख लेते हैं। और इसी के साथ आज का जो हमने यह एपिसोड है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। 23 जो लूसेंट की सीरीज अभी हैं उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।